गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, न्यू चैप्टर चालू करेंगे आज। नया दिन, नया हफ्ता और नया चैप्टर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। अल्टीमेटली पढ़ रहे क्या है हम? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ रहे हैं, बट इसमें भी हम अब नए चैप्टर पे बात करेंगे। इंडेमनिटी और गारंटी दो अलग टॉपिक है, टोटली डिफरेंट टॉपिक है। इंडेमनिटी इज अ सेपरेट टाइप, गारंटी इज अ सेपरेट टाइप। जैसे हमने बेलमेंट प्लेज पढ़ा, उसमें एक्चुअली प्लेज वाज अ टाइप ऑफ बेलमेंट ओनली, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंडेमनिटी इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंड गारंटी इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। बट हल्का सा गारंटी में एक इंडेमनिटी आ जाता है, तो वो अपन देखेंगे। मैं धीरे धीरे आपको जब बताना चालू करूंगा तो आपको धीरे धीरे बातें क्लियर होती जाएगी। सो लेट्स सी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फर्स्ट एंड देन गारंटी। इंडेमनिटी कुछ नहीं, एक दो पेज का टॉपिक है, खत्म हो जाता है इंडेमनिटी। देन गारंटी का हम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या है? अगर आप डिक्शनरी का मीनिंग देखते हैं तो इंडेमनिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस। जब कोई नुकसान होने की संभावना है तो उससे भरपाई करने की या उसको बचाने की जो हम एक प्रॉमिस कर देते हैं, एक वादा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पर्सन promises the other to save him from the loss। और अगर नुकसान होगा तो टू कॉम्पेंसेट द लॉस, टू रियम्बर्स द लॉस। सो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये तो हो गई डिक्शनरी डेफिनेशन। हाँ, थोड़ा माइक्स बंद रखें। यस। सो ये हो गई डिक्शनरी डेफिनेशन। नाउ जब हम डेफिनेशन देखते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 124 ये बताता है, 124 बताता है, क्या डिफाइन किया है इसमें? अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. It is called as contract of indemnity. Basically contract of indemnity क्या है? समझो मैं हूं, मुझे बड़ी फिक्र है मेरी कार की, मेरे पास एक कार है, मुझे बड़ी फिक्र है उस कार की। मैं क्या करूंगा? मैं ये मेरी जो कार है, कार लेके जाऊंगा एक कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के पास मैं अपनी कार लेके जाता हूं और मैं बोलता हूं इंश्योरेंस कंपनी वालों को कि देखो भैया, ये जो कार है, ये कार का मुझे इंश्योरेंस कर दो। मींस अगर कल चल के कार को कोई भी नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, मुझे वादा करो कि आप मुझे पैसा दे दोगे। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हम एक व्यक्ति को एक चीज का रिस्क दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस कंपनी मुझे प्रॉमिस करती है, क्या प्रॉमिस की इंश्योरेंस कंपनी ने? इंश्योरेंस कंपनी promises to save from loss। नुकसान से बचाने का ये एक प्रॉमिस कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। मुझे नुकसान से बचाने की बात कर रहे हैं। नुकसान कैसा कैसा हो सकता है? लॉस जो हो सकता है, लॉस कैन बी अ डैमेज। डैमेज का कंपेंसेशन दिया जा सकता है, डैमेजेस दिए जा सकते हैं, डैमेजेस की बात हो सकती है। ठीक है, डैमेजेस देने की बात कर रहे हैं। जैसे कि मेरी अगर कार का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो मुझे पैसे प्राप्त हो जाएंगे, कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, डैमेजेस हो जाएंगे। डैमेजेस मुझे वापस मिल जाएंगे, पैसे वापस मिल जाएंगे। जिसने वादा किया कि वो बचा के देगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंडेमनीफायर। जिसको वादा किया गया, इसको हम बोलते हैं इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। एक सेकेंड।
हाँ, इसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। या दूसरे शब्दों में इसका एक और नाम है इंडेमनीफाइड। सो दो नाम है इसके, आइदर आप उसको इंडेमनिटी होल्डर बोल सकते हैं या इंडेमनीफाइड बोल सकते हैं। इंडेमनीफायर जिसको जो इंडेमनीफाई कर रहा है, जो नुकसान की भरपाई करने का वादा कर रहा है। अब मेरे को उसने वादा किया, तो क्या ये फ्री में करेगा? नहीं, इसको मैं बदले में क्या देता हूं? कुछ पैसा, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम क्या है? तो प्रीमियम वो कंसिडरेशन है जो मैं पे कर रहा हूं। किस चीज के बदले? इसके प्रॉमिस के बदले। इसके प्रॉमिस की कीमत है। आपने पढ़े थे कि कंसिडरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट, जिससे आप दूसरे का वादा खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको पैसा दिया और उसने मुझे वादा किया कि मैं तुमको नुकसान से बचाऊंगा। कैसा नुकसान? पहली चीज तो डैमेजेस, नुकसान यानी जैसे अगर कार को कोई डैमेज हो गया तो वो एक नुकसान है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि केस फाइल करने को भी खर्चा आता है। जैसे कि समझो मेरे को एक मेरे दोस्त ने बोला जा भाई ये काम कर ले, लेकिन मेरे को रिस्की लग रहा है काम। एक पर्टिकुलर काम करने बोला उसने, मेरे को रिस्की लग रहा है। अब अगर मैं वो करता हूं तो हो सकता है शायद मेरे ऊपर कोई केस फाइल कर दे, तो मैं यहाँ पे डर रहा हूं। तो मेरा फ्रेंड मुझे वादा करता है कि देख भाई, तेरे ऊपर अगर कोई केस फाइल करेगा ना तो पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एज द कॉस्ट ऑफ सूट। सो दूसरी इंडेमनिटी हो सकती है फॉर द कॉस्ट ऑफ सूट। तो कॉस्ट ऑफ सूट का क्या मतलब है? केस फाइल करने का खर्चा। तो तेरे ऊपर कोई केस फाइल करेगा तो मैं देख लूंगा। दिस इज ऑल्सो एन इंडेमनिटी। इस प्रकार की भी इंडेमनिटी होती है। जैसे होता है ना, कई बार अपन बोलते हैं अरे तू कर ले, तेरा भाई देख लेगा, है ना, मैं देख लूंगा। तो अपन कई बार ऐसा बोलते हैं, जैसे बोलते हैं जा जा वो बात कर रही थी, पूछ रही थी तेरे बारे में, जा जा बात कर। वो बात करने चला जाता, लाते खा के वापस आएगा, तो उसका जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो हम देख लेंगे। तो ये भी इंडेमनिटी है। तू बात तो कर, लाते पड़ेगी तो अपन खर्चा देख लेंगे। तो दिस इज ऑल्सो एन इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी, ये सभी इंडेमनिटी है जहां भी हम नुकसान की भरपाई करने की बात कर रहे हैं। नुकसान मीन्स आइदर वो डैमेजेस हो सकते हैं, कोई गाड़ी का डिस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा, कॉस्ट ऑफ सूट हो सकता है। कॉस्ट ऑफ सूट मीन्स मेरे को केस फाइल करने का खर्चा आ रहा है, या आगे वाला मेरे ऊपर केस फाइल कर रहा है, मुझे डिफेंड करने का खर्चा आ रहा है। ये जो खर्चे हैं ये भी मैं रिकवर कर सकता हूं अगर ऐसा वादा किया है तो। तीसरी प्रकार की इंडेमनिटी होती है जिसमें कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट किया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि झगड़ा चल रहा है और मैं कॉम्प्रोमाइज करने जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं यार निपटाते ना, क्या झगड़ते बैठे अपन, एक काम करते निपटाते इसको। वो बोल रहा है 50,000 रुपए देना है, मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं सिर्फ 30,000 रुपए देना है। तो हमने कॉम्प्रोमाइज किया, समझो 40,000 में। तो जहां 30,000 के बदले मेरे को 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा, 40 देना पड़ रहा है। तो ये जो 10,000 है ये भी कई बार आगे वाला बोलेगा अगर तू कॉम्प्रोमाइज करेगा, नुकसान हुआ तो मैं देख लूंगा। दिस इज ऑल्सो एन इंडेमनिटी। तो कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। बट यहां एक चीज ध्यान रखो, कॉम्प्रोमाइज में कई बार ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं कि मुझे पता है यार पैसा तो आगे वाला दे ही देगा, तो जानबूझकर मैं कम में कॉम्प्रोमाइज कर दूं, यानी ज्यादा पेमेंट करने को तैयार हो जाऊं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि एक रीजनेबल कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। जैसे मैं अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं तो कॉम्प्रोमाइज शुड बी प्रूडेंट। नॉर्मल व्यक्ति खुद के केस में जैसा किया होता उस प्रकार से अगर कॉम्प्रोमाइज करेगा तो वहां पे फिर इंडेमनिटी काम करती है, नहीं तो नहीं। सो इंडेमनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो इंडेमनिटी होल्डर है वो जाता है और एक व्यक्ति से वादा मांगता है कि तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे बचाओगे। इंडेमनिटी होल्डर जो है इसको इसके बदले कीमत देनी पड़ती है। सो इंडेमनिटी होल्डर विल पे द प्राइस। ये व्यक्ति जाके पैसा देगा, प्रीमियम देगा, और इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रॉमिस करेगी हम तुमको बचाएंगे, नुकसान होने से बचाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी। अब ये जो इंडेमनिटी है हाँ,
ये जो इंडेमनिटी है, इंडेमनिटी में क्या होता है, बेसिकली मेरे को एक रिस्क से बचने का एक कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है। ये कब कब होता है, जैसा कि मैंने ये एग्जांपल दिया, और भी केसेस में हो सकता है। समझो मैं शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करता था, मेरे पास कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स थे। अब क्या हुआ, मेरा एक शेयर सर्टिफिकेट समझो गुम गया। हाँ, मेरा एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा, सो आवाज स्ट्रेच होने का प्रॉब्लम जो है आपका जेन्युइन है, वो मेरे तरफ से प्रॉब्लम है। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, अभी मैंने नेटवर्क शिफ्ट किया हूं, तो मे बी अभी प्रॉपर चलेगा। सो फिर से बता रहा हूं। सो यहां पे, हाँ, सो यहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, बोलता है मैं तुमको पैसे देता हूं, तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे बचाओगे नुकसान से। आगे वाला व्यक्ति वादा कर देता है। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यही चीज ऊपर लिख के दी है। तो देखो, वेयर बाय वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अनदर, वन पार्टी, ये कौन है, अपने लिए इंश्योरेंस कंपनी, promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself, either खुद के conduct से or by the conduct of any other person, is called as contract of indemnity. अब ये जो indemnity contract है, ये जैसे कि मेरा शेयर सर्टिफिकेट गुम गया, तो मैं वहां पे भी कई बार ऐसा होगा कि मैं डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मांगूंगा, कंपनी को बोलूंगा मुझे एक और शेयर सर्टिफिकेट दो, मेरा पुराना सर्टिफिकेट गुम चुका है। अब यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है, कंपनी मुझे बोलती है कि शर्मा जी आपने पुराना सर्टिफिकेट घुमा दिया, लेकिन कल चल के अगर कोई और व्यक्ति आएगा तो सर्टिफिकेट लेके, हो सकता है आपने बेच दिया हो शेयर्स, सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया हो और यहाँ बोल रहे कि गुम गया, तो ऐसा गड़बड़ भी तो हो सकती है। तो इसलिए आप हमको एक इंडेमनिटी भर के दो, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट करो, जिसमें आप लिखोगे कि मेरा शेयर सर्टिफिकेट गुम गया है, अगर कोई व्यक्ति वो क्लेम करता है और कंपनी को नुकसान होता है, तो ये नुकसान की मैं भरपाई करके दूंगा। दिस इज ऑल्सो एन इंडेमनिटी। शेयर सर्टिफिकेट के अलावा एक और आसान एग्जांपल देता हूं, चेक का। समझो आपने मुझे चेक दिए थे, मुझे आपने क्लासेस के लिए, ट्यूशंस के लिए चेक लिख के दिए, मैं वो चेक घर पे रखा हूं, 2-3 दिन छुट्टी आई तो मैं बैंक में डाल नहीं पाया। अब आज मैं बैंक में डालने जा रहा हूं, लेकिन मुझे चेक ही नहीं मिल रहा, चेक ढूंढ रहा हूं, मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा, प्राप्त ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पे चेक ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिल रहा है, तो मैं सोचता हूँ यार दूसरा चेक मांग लेते हैं। मैंने आपको फिर से बोला कि यार वो चेक मेरे से गुम गया है, आप दूसरा चेक मुझे लिख के दे दो। अब आप क्या बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, वो चेक अगर फिर कल क्लेम हो गया तो? ठीक है, आपने नहीं किया, लेकिन कोई और व्यक्ति ने अगर क्लेम किया तो वो चेक पे, तो आपको तो रिस्क है ना, 2 बार पैसे कट गए तो मेरे अकाउंट से। सो आप मुझे बोलोगे कि सर इंडेमनिटी भर के दो। मैं इंडेमनिटी बॉन्ड एक करूंगा, साइन करूंगा कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैं लिखूंगा कि अगर आपके अकाउंट से 2 बार पेमेंट कटते हैं, दोनों चेक अगर क्लियर होते हैं, तो मैं एक चेक का पैसा वापस कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड एज एन इंडेमनिटी, यानी आपका जो नुकसान हो सकता है वो मैंने खत्म कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये भी इंडेमनिटी है। इंडेमनिटी में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बचाने की बात कर रहा है। पर अगर आप डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो यहां पे डेफिनेशन बोलती है इंडेमनिटी की, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस, लॉस से बचाने की बात हो रही है, लेकिन कॉस्ड बाय हिम, कॉस्ड बाय हिम, कॉस्ट टू हिम, सॉरी, हाँ, कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। सो प्रॉमिसर हिमसेल्फ, कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर। सो देखो यहां पे लिमिट लग रही कहीं, यानी यहां क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे वजह से आपका नुकसान होगा तो मैं भरपाई करके दूंगा। तो इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा होता है क्या कि इंश्योरेंस कंपनी के कारण नुकसान होगा तब भरपाई करेंगे? तो नहीं। फिर लेकिन आगे ये भी लिखा है और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, अदर पर्सन भी बोल दिया, यानी ये लिमिटेड हो गई डेफिनेशन, बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई। क्या बोल रहे हैं वो लोग कि अगर
किसी व्यक्ति के कारण नुकसान होगा तो हम भरपाई करके देंगे। तो डेफिनेशन क्या बोलती है इंडेमनिटी की? सेक्शन 124 बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष के कारण, या तो मेरे खुद के कारण आपका नुकसान हो रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के कारण अगर आपका नुकसान हो रहा है, तो हम भरपाई करके देंगे। ये बोलती है डेफिनेशन। फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या अगर अर्थक्वेक आ गया तो पैसा नहीं भरेगी? अगर बिजली गिर गई कार पे तो क्या वो पैसे नहीं देगी? तो वो तो देती है। फिर ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन गलत है। ये एक्ट में लिखी है, बट ये डेफिनेशन बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, लेकिन अमेंडमेंट नहीं किया गया एक्ट में। एक्ट में अभी भी ऐसा ही लिखा है, डेफिनेशन यही बोलती है, द कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by any other person। किसी व्यक्ति के कारण नुकसान होगा तो हम भरपाई करके देंगे। बहुत लिमिटेड हो गई डेफिनेशन। फिर there are two parties in the form in this form of contract, the party who promises to indemnify or save the other, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, is known as the indemnifier, whereas the party who is promised to be saved against the loss is known as the indemnified और indemnity holder। ठीक है, तो मैं indemnified हो गया, मैं indemnity holder हो गया, और आगे वाला व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफायर हो गई। ठीक है, सो ऐसा है। एग्जाम्पल दिया है, P कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई Q अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। देखो यहाँ पे प्रोसीडिंग्स का बोला है, केस का बोला है, which R may take against Q in respect of certain sum of rupees 2000। यानी कुछ 2000 रुपए लेना है, और उसके लिए जो भी झगड़ा होगा, कोर्ट वगैरह का अगर केस होगा, तो मैं पैसा भर दूंगा। तो पी ने वादा कर दिया क्यू को कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है और तुमको केस फाइल करना पड़ता है, प्रोसीडिंग्स ली जाती है, तो उसका खर्चा मैं देख लूंगा। ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पी इज कॉल्ड द इंडेमनीफायर एंड क्यू इज द इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, पी ने वादा किया इंडेमनीफाई करने का, और क्यू ने होल्ड किया, इंडेमनिटी होल्डर है वो। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में प्रीमियम जरूर होता है। प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होता है? तो जब प्रीमियम दिया जाता है तो प्रीमियम का पहले से अंदाज लगा के कैलकुलेशन किया जाता है। ये बहुत बड़े लोग करते हैं, एक्चुरीज। एक्चुरीज जो होते हैं ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया है एक, जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वैसे ही एक्चुरीज का भी इंस्टीट्यूट है। जो लोग मैथमेटिक्स में बहुत तेज होते हैं वो लोग ये चीजें करते हैं। ये पूरा एस्टिमेट्स का खेल होता है। एक्चुरी क्या करता है? एक्चुरी को इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करती है, और इनकी सैलरी करोड़ों में होती है, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में होती है। सो एक्चुरी का काम होता है वो एक अंदाज लगाए, वो देखेगा कि साल भर में कितने लोगों का कार इंश्योरेंस होने की संभावना है, फिर उसमें से कितने लोगों को हमको कॉम्पेंसेशन देना पड़ सकता है, कितने लोगों को पैसा देना पड़ सकता है, और कितना पैसा देना पड़ सकता है। सो पहले वो देखते हैं कितने क्लेम हो सकते हैं, और फिर रिवर्स कैलकुलेट करके वो ये निकालते हैं कि कितना हमको प्रीमियम लेना चाहिए तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है इस एक्चुरी के ऊपर, और इसीलिए इसको बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है, तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने देखा हूं बहुत सारे, इवन मेरे पहचान के कुछ ऐसे इवन रैंक होल्डर्स है जो लोग नहीं कर पाए। सो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप भी एक्चुअली इसका कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, सो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम दिया जाता है और प्रॉमिस किया जाता है टू सेव फ्रॉम लॉस। लॉस कौन कौन से? तो मैंने 3 बताया, आगे देखते हैं। बट आगे पहले मैं ये बात बता दूं, जो ऊपर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वर्ड जो बोला गया है डेफिनेशन में, वो बोला है आइदर प्रॉमिसर के कारण अगर नुकसान होता है या किसी अन्य व्यक्ति के कारण होता है तब रिकवरी की जा सकती है। ये डेफिनेशन का स्कोप बहुत लिमिट हो गया था, और इसीलिए ये क्लैरिफाई किया गया कि ये जो डेफिनेशन है इसको इतनी नैरो हम नहीं रखेंगे। जब भी केस हुआ
केस बहुत हुए इसके ऊपर कि अरे यहां तो व्यक्ति के कारण नुकसान नहीं है, तो क्या यहां रिकवरी नहीं की जा सकती? कोर्ट ने बोला की जा सकती है। ये अपने कानून में एक कमी है, एक गलती रह गई है। कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला ये गलती रह गई है। हम वो डेफिनेशन यूज करेंगे जो इंग्लिश लॉ में यूज की गई है। इंग्लिश लॉ कवर करता है इवन इफ द एक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय द पर्सन। सो वही चीज बताई गई। आगे जो पढ़ने जा रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऊपर की डेफिनेशन आधी ही है। डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। कोर्ट ने बोला नहीं ये खत्म नहीं होगी, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो जाएगी। वहां लिखा है पर्सन, तो सिर्फ पर्सन के कारण नुकसान हो ये जरूरी नहीं। सो कोर्ट ने बोला एंड इन एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट लॉस मस्ट बी कॉज्ड बाय सम ह्यूमन एजेंसी। एज पर द डेफिनेशन अगर आप जाओ तो इंसान के कारण होना चाहिए, तभी आप रिकवरी कर सकते हैं। बट thus the indemnity, the definition of indemnity under the Indian Contract Act is very narrow, बहुत कम हो जाती है, इसका दायरा बहुत सीमित हो जाता है। और इसीलिए आगे फिर ये क्लैरिफाई किया कोर्ट ने कि नहीं हम इसको इतना नैरो नहीं रहने देंगे। कैसे नैरो हो जाता है? दो चीजों के कारण नैरो होता है। पहली चीज, इट इज restricted to such cases only where the loss is caused by the promisor, और दूसरी चीज लॉस इज बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। यानी दोनों ही पॉइंट्स के हिसाब से अगर ये व्यक्ति के कारण नुकसान हो रहा है तभी हम भरपाई करेंगे, ऐसी बात हो जाती है। लेकिन यहां पे इसकी डेफिनेशन को वाइडन किया गया है, स्कोप को। दस द लॉस कॉज्ड बाय इवेंट और एक्सीडेंट्स लाइक फायर्स, तो आग लग गई, फायर, और पेरिल्स ऑफ सी, सुनामी वगैरह आ गई, चक्रवात आ गया, टॉर्नेडो आ गया, कैटरीना आ गई, कैटरीना चक्रवात है, which do not depend on the conduct of any person are not covered under the contract of indemnity। तो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में तो इतनी ही चीजें कवर होती है जो इंसानों के कारण नुकसान होगा, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। और इसीलिए इंडियन कोर्ट्स ने इसको थोड़ा लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया है, थोड़ा वाइडन किया है डेफिनेशन। सो वही चीज आगे बताई गई है कि however the Indian courts have liberally interpreted the term and have recognized the wide definition of indemnity as given in the English law to cover the loss caused even by the events or accidents which may not be based on a person's conduct। So अगर आप सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, सिर्फ एक्ट पढ़ेंगे तो आप उसको पूरा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक्ट में लिखा है इफ इट इज कॉज्ड बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन तो ही नुकसान की भरपाई होगी, लेकिन ये गलत है। तो डेफिनेशन इतनी नैरो नहीं है। कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला कि क्योंकि हमने इंग्लिश लॉ से पूरा कानून बनाया है, तो यहां पे भी हम इंग्लिश लॉ की जो डेफिनेशन है जो इंग्लैंड में यूज की जाती है, हम वो डेफिनेशन यहां पे लगाएंगे। और कोर्ट ने बोला इसीलिए हम इसको वाइडन करेंगे, और इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय द ह्यूमन एजेंसी देन ऑल्सो इट विल बी कवर्ड। और इसीलिए अगर अर्थक्वेक आ जाता है, जलजला आ जाता है, सुनामी आ जाती है, आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ध्वस्त हो जाती है चीज, तो ऐसे केसेस में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई होते हैं। सो वही चीज यहां पे बताई गई। अंडर द इंग्लिश लॉ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ प्रॉमिस टू सेव अ पर्सन हार्मलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट। यहां ये नहीं लिखा है एक्ट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन एक्ट की कहीं बात नहीं होती इंग्लिश लॉ में। वहां सिर्फ लिखा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट। किसी एक कार्य से अगर कोई भी नुकसान हुआ है, तो कोई भी काम से हो, कैसे भी हो, तो वो चीज कवर होती है इंग्लिश लॉ में। सच अ प्रॉमिस कैन बी एक्सप्रेस और इवन इंप्लाइड बाय द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ठीक है, सो एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों प्रकार से ये हो सकता है। सो इंग्लिश लॉ की डेफिनेशन हमने यहां पे ली है, बट इसको लीगली वैलिडिटी देना था, क्योंकि अपने कानून में तो अभी भी कम लिखा है, तो इसीलिए लॉ कमीशन ने इसको स्पेसिफिकली बताया। सो आगे वही बोला है, सो द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया in its 13th report has recommended that the scope of section 124 be extended to include cases where, so कानून बनाने वालों ने स्पेसिफिकली बोला कि even if
इट इज नॉट नेसेसरी, पहला ये पढ़ लो सेकेंड पॉइंट, लॉस इज नॉट कॉज बाय द ह्यूमन पर्सन, तो भी ये चीज इंडेमनिटी में कवर होगी, इवन इफ इट इज नॉट कॉज बाय ह्यूमन। अगर वो नुकसान हो रहा है किसी पर्टिकुलर एक्ट के कारण, जैसे कि सुनामी के कारण हो गया, जैसे कि भूकंप के कारण हो गया, तो वो चीजें भी हम इसमें कवर करते हैं। इसके अलावा डेफिनेशन अगर आप पढ़ो तो उससे ये समझ में आता है कि जो डेफिनेशन बोल रही है कि नुकसान की भरपाई करना है, यानी मैं पहले नुकसान खत्म करूं, जैसे समझो मेरे कार का एक्सीडेंट हुआ, मैं जाऊंगा उसको रिपेयर कराऊंगा, 50,000 रुपए लगेंगे, फिर बाद में मैं क्लेम करूंगा, मुझे 50,000 वापस आएंगे, तो क्या ऐसा होगा क्या कॉन्ट्रैक्ट? तो लॉ कमीशन ने यह भी क्लैरिफाई किया, इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले मैं जाके वो ठीक कराऊं और फिर मैं क्लेम करूं फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। लॉ कमीशन ने बोला कि अगर आपका नुकसान हो चुका है, इफ द लायबिलिटी इज एब्सोल्यूट, गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, समझ गया कि 50,000 का नुकसान हो गया, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं पहले भरूं और फिर क्लेम करूं। आई कैन डायरेक्टली क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, मैं डायरेक्टली उनको बोल सकता हूं, देखो भाई वो कार का नुकसान हुआ है, चलो पैसा भरो और ठीक करके दो। सो आई कैन डायरेक्टली से दैट। सो कैशलेस पॉलिसीज भी होती है आजकल, आपने देखा होगा कैशलेस चलता है आजकल इंश्योरेंस। सो कैशलेस में क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम पहले कैश भरेंगे, हम ठीक कराएंगे चीज एंड देन हम रिकवर करेंगे फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। सो ये जरूरी नहीं, ये चीज बताई गई 13th लॉ कमीशन की रिपोर्ट में। तो लॉ कमीशन मींस क्या, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, तो उनका कमीशन है लॉ कमीशन, उन्होंने ये बोला कि इट इज नॉट नेसेसरी, पहला पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द इंडेमनिटी होल्डर शुड फर्स्ट डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं जाके पहले वो ठीक करूं, पहले पूरा पैसा भरूं एंड देन क्लेम द रिएम्बर्समेंट। तो जरूरी नहीं कि मैं बाद में जाके रिएम्बर्समेंट क्लेम करूं, रिएम्बर्समेंट भरपाई करवाना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैं पहले भरूंगा पैसे फिर जाके इंश्योरेंस कंपनी से मांगूंगा फिर वो मुझे पैसे देंगी, तो ऐसा नहीं है। यू कैन डायरेक्टली कंपेल द इंश्योरेंस कंपनी। सो ये चीज बताई गई इन द रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन। So the indemnity holder can compel payment from the indemnifier even before he has met his liability. So मैंने नुकसान की भरपाई नहीं किया तो मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूं कि चलो वो ठीक करके दो, क्योंकि नुकसान हो चुका है। तो इफ इट इज एब्सोल्यूट, हो चुका है नुकसान, सो आई कैन डायरेक्टली क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी कि मुझे ये चीज ठीक करा के दो। ठीक है। सो वैसे अगर आप कानून पढ़ेंगे तो डेफिनेशन बहुत नैरो है। डेफिनेशन बोलती है पहले तो रिएम्बर्समेंट की बात होती है, दूसरी चीज वो सिर्फ बात करती है अगर इंसान के कारण नुकसान हुआ है, तो किसी व्यक्ति विशेष के कारण नुकसान हुआ है तो। बट ये डेफिनेशन को वाइडन किया गया है, कोर्ट ने भी बोला और उसके बाद इवन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि यस, यहाँ पे पहली चीज इंसान के कारण अगर नुकसान नहीं होगा तो भी क्लेम किया जा सकता है। दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं कि जिसका नुकसान हुआ है पहले वो पैसा भरे बाद में क्लेम करे। अगर नुकसान हो चुका है तो ही कैन डायरेक्टली क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी कि जाओ वो मेरे जो कार का नुकसान हुआ है वो ठीक करा के दो। सो ही कैन डायरेक्टली क्लेम। तो ये दो चीज बताई गई थी बाय द लॉ कमीशन। ठीक है। और इसके साथ ही डेफिनेशन का स्कोप वाइड हो गया, जो नैरो डेफिनेशन थी वो काफी वाइड हो गई अब। ठीक है। सो ऐसा है। अब इसके राइट्स क्या होते हैं इंडेमनिटी होल्डर के, वो क्या क्या क्लेम कर सकता है, तो कैसे कैसे इंडेमनिटी हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया पहली चीज तो है डैमेजेस। सो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, सेक्शन नंबर 125 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन, तो लेज एक चिप्स है वो नीचे गिरी हुई है नहीं, तो लेज डाउन बताता है दैट द इंडेमनिटी होल्डर इज इंटाइटल्ड टू गेट फ्रॉम द इंडेमनीफायर, मैं उससे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग सकता हूं। कितना? पहला, ऑल द डैमेजेस, डैमेजेस जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई। डैमेजेस मींस कॉम्पेंसेशन, डैमेज मींस नुकसान, डैमेजेस मींस कॉम्पेंसेशन। सो पहली चीज मैं क्या क्लेम कर सकता हूं, डायग्राम बनाना है आपको। सो पहली चीज मैं क्लेम कर सकता हूं, ये किसका डायग्राम हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का।
ठीक है, तो पहली चीज मैं क्या क्लेम कर सकता हूं? पहली चीज है डैमेजेस, दूसरी चीज है कॉस्ट ऑफ सूट। तो सूट, जैसे शादी हो रही है, शादी के लिए सूट वगैरह सिलवाना है तो उसका खर्चा नहीं सूट यानी केस फाइल करना, केस फाइल करने का खर्चा या केस डिफेंड करने का खर्चा। एंड थर्ड, कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। तो ये तीन चीज क्लेम की जा सकती है, तीनों चीजों के लिए इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। वही दिया है आगे। पहली चीज है ऑल द डैमेजेस विच मे बी कंपेल्ड टू पे इन अ सूट, वो केस में भी हो सकता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई अप्लाइज। सो सिर्फ आप डैमेजेस वर्ड यूज करो, याद रखो। दूसरा है ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन सच सूट्स, केस वगैरह फाइल करने में कोई कॉस्ट लगा है, कोई खर्चा लगा है, कोई पैसा देना पड़ा है वो। प्रोवाइडेड ही एक्टेड प्रूडेंटली, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे अगर पता है कि यार पैसा तो अपने को आगे से मिल ही जाएगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाऊं, ऐसा भी हो सकता है मैं जानबूझकर ज्यादा खर्चा कर लूं। इसीलिए स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ही शुड एक्ट प्रूडेंटली या फिर विद द अथॉरिटी ऑफ द इंडेमनिफायर, या फिर पूछ के काम करना चाहिए। ठीक है, सो प्रूडेंट का क्या मतलब है? प्रूडेंट का मतलब है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन मैंने लेना चाहिए। वैसे ही ऑल द सम्स विच ही मे हैव पेड अपॉन द कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, कॉम्प्रोमाइज करने का जो खर्चा है वो, प्रोवाइडेड अगेन द कॉम्प्रोमाइज वॉज प्रूडेंट और वॉज ऑथोराइज्ड बाय द इंडेमनिफायर। ठीक है, सो इट शुड बी प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको अपना भला बुरा समझता है, एक रैशनल व्यक्ति, एक साउंड माइंड का व्यक्ति जो डिसीजन लेगा, वैसा डिसीजन अगर हमने लिया है तो दैट विल बी कॉम्पेंसेटेड, वो आपको पैसा देके पैसा भरपाई कर देंगे। लेकिन अगर आप अनाप शनाप जानबूझकर ज्यादा पेमेंट करोगे देन इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, सो ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बहुत प्रकार के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सब इंडेमनिटी के ही कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, मैंने और भी एग्जांपल दिया आपको, शेयर सर्टिफिकेट गुम गया है तो, या फिर चेक गुम गया है मेरा, तो मैं यहां पे भी जब दूसरा चेक मांगने जाऊंगा तो आप तो मुझे बोलोगे सर मेरा नुकसान हुआ, तो दोनों चेक क्लियर हो गए तो मुझे इंडेमनिटी भर के दो। सो ये भी इंडेमनिटी होती है, ये इंश्योरेंस नहीं है बट ये भी एक प्रकार की इंडेमनिटी है। ठीक है, सो इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। सो इंडेमनिटी का मतलब है नुकसान की भरपाई करना। इट कैन बी फॉर एनी सूट एज वेल, केस फाइल करने का भी हो सकता है। ठीक है, सो किसी भी चीज की इंडेमनिटी की जा सकती है, नुकसान की भरपाई करने का वादा किया जा सकता है। ठीक है, सो ये बेसिकली इसके राइट्स है। इंडेमनिटी होल्डर हैज अदर राइट्स बिसाइड्स दोज मेंशन्ड अबव इफ ही हैज इनकर्ड अ लायबिलिटी एंड द लायबिलिटी इज एब्सोल्यूट। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, कार का एग्जांपल ध्यान रखो। कार है, एक्सीडेंट हो चुका है, 50,000 का नुकसान हो चुका है। इंश्योरेंस मैं कार कंपनी के पास जाता हूं, कार कंपनी बोलती है साहब 50,000 रुपए लगेंगे। सो पहली चीज तो ये है, या तो मैं जाके पैसा भर दूं और फिर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लूं। दूसरी चीज, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा भाई देखो नुकसान हो गया, 50,000 रुपए लग रहे हैं, वो भर दो और मेरी कार मेरे को ठीक करा के दो। सो ये भी मैं बोल सकता हूं। सो वही चीज है, बिसाइड्स अदर राइट्स, इसके अलावा एक और राइट है, इफ द इफ ही हैज इनकर्ड द लायबिलिटी एंड द लायबिलिटी इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मींस हो ही चुका 100%, वो तो हो गया नुकसान। सो इफ इट इज एब्सोल्यूट, ठीक है, तो 100% हो चुका है जो नुकसान ऑलरेडी, ही इज एंटाइटल्ड टू कॉल अपॉन हिज इंडेमनिफायर टू सेव हिम फ्रॉम द लायबिलिटी एंड टू पे इट ऑफ। ये बताया गया था गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदान के केस लॉ में। केस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको याद नहीं रहा तो चलेगा। ठीक है, जहां केस याद रखना है वहां अपने आप हो जाएंगे, जैसे कालिया पेरूमल वर्सेस विजय लक्ष्मी, तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो जहां याद नहीं रखना है वो नहीं होगा। ठीक है, फिर भी याद हो गया आपको तो अच्छी बात है। जैसे आपको मॉर्बी मर्केंटाइल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पिछले चैप्टर में देखे थे, याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखे तो चलता है। हाँ, देन एग्जांपल्स दिए हैं, ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट बी। तो जो प्रोसीडिंग लेगा सी,
अगेंस्ट बी, उसके लिए ए बोल रहा है कि मैं तुमको पैसा दूंगा। यानी हो क्या रहा है, यहां पे बी और सी के बीच में झगड़ा चल रहा है और ए बोल रहा है मिस्टर बी को कि मैं तुमको जो भी खर्चा होगा, ये केस फाइल करने का, ये ठीक करवाने का, वो खर्चा मैं देख लूंगा। दिस इज ऑल्सो एन इंडेमनिटी। सो ए इज द इंडेमनिफायर, बी इज द इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिफाइड। So A may contract to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B. तो C तुम्हारे ऊपर जो एक्शन लेगा वो मैं देख लूंगा। जैसे आप करते हैं ना, आप अपने फ्रेंड को बहुत चढ़ा देते हैं, जा भाई वो पूछ रही थी तेरे बारे में, जा बात कर बात कर। और अगर वो लाते खा के आएगा तो बोल देते हैं, वो बोलते नहीं नहीं डांट पड़ेगी मार पड़ेगी। तो आप बोलते हैं कि भाई जो भी मार वार पड़ेगी ना मैं देख लूंगा। ये क्या है, इंडेमनिटी। जो भी एक्शन ली जाएगी आई विल डिफेंड यू, या मैं तुमको नुकसान की भरपाई कर दूंगा, ये भी इंडेमनिटी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं आप, पता है मुझे। कोई कोई दोस्त होते हैं जिनको बहुत चढ़ाते हैं आप, बेचारा फंस जाता है फिर। खैर ठीक है। So A may contract to indemnify B against the consequence of any proceeding that C may take against B in respect of a sum of rupees 5,000 advanced by C to B. तो ये जो भी 5,000 रुपए का लोन है उससे रिलेटेड जो भी एक्शन लेगा C, सो A विल डिफेंड, A B को हेल्प करेगा, A B को भरपाई करके देगा। In consequence, when B, who is called upon to pay the sum of money to C, fails to do so, C would be able to recover the amount from A as provided in section 124. Even यहाँ पे कल चल के C can recover the amount from A, ठीक है। क्योंकि B को जो खर्चा आने वाला था, B को जो पेमेंट करना था, वो पेमेंट अब A करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। देन ये सिंपल वाला एक और एग्जांपल है। X, a shareholder of a company, lost his share certificate. बिल्कुल सिमिलर आप एक और एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं चेक का, ठीक है। He applied for the duplicate, लेकिन कंपनी बोलती है कि हम डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट तो आपको देंगे, लेकिन हमको इंडेमनिटी बॉन्ड भर के दो। The company agreed to issue the same on the terms that X will compensate the company against the loss. So X हो गया यहाँ पे इंडेमनिफायर एंड कंपनी हो गई इंडेमनिटी होल्डर। Where any holder produces the original certificate, तो कंपनी बोलती है देखो मिस्टर एक्स, अगर दोनों सर्टिफिकेट आ गए तो फिर तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके कोई आता है बोलता है हम शेयर होल्डर हैं, और आपने ये दूसरे सर्टिफिकेट लेके आए या दूसरे को दे दिए, वो भी बोलता है मैं भी होल्डर हूं, तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए कंपनी बोलती है कि दो जन अगर क्लेम करते हैं शेयर्स, सो कंपेंसेट आप करके दोगे। तो मिस्टर एक्स को यहाँ पे बोला जाता है। Here there is a contract of indemnity between X and the company, and in this case Mr. X is the indemnifier and company is the indemnity holder. ठीक है, सो ऐसा है। फिर ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहां तक कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लो, इतना सही था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जैसा कि मैंने बोला ये 2 पेज का टॉपिक है, डायग्राम की जगह छोड़ दिए तो 2 पेज में खत्म हो जाता है। सो यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बेसिकली इंडेमनिटी पे आपको क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिखता है जनरली, बट हो सकता है। हाँ, वैभव का बोलना है सर प्लीज एक्सप्लेन कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है, जैसे समझो झगड़ा चल रहा है, मेरे को किसी को पैसा देना है, मेरे हिसाब से 30,000 रुपए देना है, आगे वाला बोलता है नहीं नहीं 50,000 चाहिए, झगड़ा चल रहा है। अब मेरे को मेरे फ्रेंड ने वादा किया भाई कॉम्प्रोमाइज कर ले, जो भी एक्स्ट्रा लगेगा मैं दे दूंगा। सो मेरे हिसाब से 30,000 था, अब मैंने कॉम्प्रोमाइज किया तो समझो 35,000 देना पड़ा। तो उसने बोला, आगे वाला बोलता है चलो ठीक है 35,000 में डन करते निपटा देते, तो मेरे को 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा। सो आई कैन रिकवर दिस 5,000 फ्रॉम माई फ्रेंड। सो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, उससे समझौता किया, तो समझौता में मेरे को ज्यादा देना पड़ा, मेरे को 30 देना था बट 35 देना पड़ा। सो ही विल बेयर द एक्स्ट्रा, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रोमाइज। हाँ बोलो। सर जो डेथ सर्टिफिकेट लॉस्ट वाला एग्जांपल है, हम्म। अगर कोई लेके
आता है शेयर सर्टिफिकेट, तो उस केस में किसको मिलेंगे शेयर? वो अपन पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में, मैं उसके ऊपर जानबूझ के चर्चा नहीं किया। कंपनीज एक्ट में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि शेयर सर्टिफिकेट अगर गुम जाता है, किसी और को मिलता है, तो किसको अधिकार प्राप्त होता है, तो अपन देखेंगे वो कंपनीज एक्ट में। ठीक है। सो वैसे कंपनी के ऊपर एक एस्टॉपल लगता है, कंपनी डिनाई नहीं कर सकती। अगर मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है तो कंपनी को मानना पड़ेगा कि मैं शेयर होल्डर हूं। कंपनी कैन नॉट डिनाई माई टाइटल, और दो जन के पास है तो दोनों को शेयर होल्डर मानना पड़ जाता है, तो ये इसीलिए नुकसान हो सकता है कंपनी का। तो ये अपन आगे देखेंगे जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, उसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करके चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कि अगर गुम जाते हैं तो क्या होता है। तो काफी टाइम है अभी उसको, तो उसमें अपन देखेंगे। चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, इसके बेसिक चीजें आज हम देख लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है देखते हैं, और इसको अच्छे से समझते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूं, इसके बाद हम पढ़ेंगे। सो गारंटी में क्या होता है, समझो आपने एक दुकान चालू की है। आपको चाहिए था एक, समझो अच्छा खासा बिजनेस करना है, आपका एम है एक अच्छा बड़ा सा बिजनेस करना है। आपने दुकान चालू करने का सोचा। आप क्या करोगे, पहले जाओगे आप एक बिल्डिंग में कोई दुकान शॉप वगैरह लोगे, या तो खरीदोगे या फिर रेंट पे लोगे। उसके बाद उसमें फर्नीचर बनाना पड़ेगा, शेल्फ वगैरह बनाना पड़ेगा जिसमें आप चीजें रखेंगे, डिस्प्ले के लिए रखेंगे, काउंटर बनाना पड़ेगा। फर्नीचर वगैरह में काफी खर्चा हो गया, पेंटिंग वेंटिंग हो गई, ये सब करा लिए। अब फिर आपको ध्यान आया, यार हमने तो इतना खर्चा कर लिया कि माल भरने कोई पैसा नहीं है, स्टॉक लाने कोई पैसा नहीं बचा आपके पास। अब आप जाते हैं एक होलसेलर के पास, समझो आप कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़ों का व्यापार करने वाले हैं, तो आप जाते हैं एक होलसेलर के पास और उसको बोलते हैं कि भैया एक काम करो, आप मुझे उधारी में गुड्स दे दो। तो मुझे गुड्स दो, लेकिन उधारी में 2 महीने की उधारी दे दो। नॉर्मल अपने बिजनेस में चलती है 2 महीने की उधारी, तो 2 महीने की उधारी दे दो, 2 महीने में मैं आपका पैसा चुका दूंगा। अब क्या दुकानदार आपको दे देगा उधारी? तो नहीं, आप तो नए हैं बिजनेस में, तो हर जगह आपने देखा होगा लिखा होता है आज नगद कल उधार, तो तुरंत उधारी नहीं होती। आप पहले अपना ट्रस्ट बनाओगे, फिर उधारी मिलती है। तो ऐसे नए अगर आप बिजनेस चालू करोगे तो उधारी नहीं देगा वो। अगर रेगुलर चल रहा है आपका, उससे अच्छा व्यवहार है, ट्रांजेक्शन्स चलते हैं, तो फिर वो दे देगा। लेकिन पहले बार में वो उधारी नहीं दे सकता आपको। वो बोलेगा कि आप तो नए हैं, क्या पता आप कर पाओ या नहीं कर पाओ, डुबा दिए तो कल चल के बिजनेस, सो मैं आपको उधारी नहीं दूंगा। आप फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि देखो भैया हमारा दुकान में इतना खर्चा लग गया है, तो उधारी दे दो, मैं धीरे धीरे बेचूंगा तो दे दूंगा आपका पैसा, कोई बड़ी बात थोड़ी है, चलते हैं उधारी में बिजनेस। फिर भी वो तैयार नहीं होता। अल्टीमेटली वो बोलता है कि देखो भैया एक काम करो, किसी एक नामी व्यक्ति की गारंटी लेके आ जाओ, जिसका अपने व्यापार में नाम है, या जो जिसको सब लोग मानते हैं कि अगर ये बोल देगा तो हम दे देंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढो जिसका बहुत नाम है अच्छा मार्केट में, और उसको बुलाओ। अगर वो बोलेगा कि गुड्स दे दो तो मैं दे दूंगा। अब यहाँ पे आपको याद आता है, यार किसको बोलेंगे अपन, बड़ा आदमी कौन है, कौन है बड़ा आदमी, कौन है कौन है कौन है? अच्छा आप मेरे को देख रहे हैं, हाँ, तो आप मेरे पास आते हैं। तो आप मेरे पास आते हैं, बोलते हैं अरे सर वो थोड़ा चलो ना, होलसेल क्लॉथ मार्केट में आपकी तो बड़ी पहचान है, थोड़ा मेरे को दिला दिला दो उधारी पे। मैं बोलता हूँ चलो भाई, मैं आपके साथ आता हूँ। हाँ, मैं आपके साथ आता हूँ, और इसके पास जाके अपन बात करते हैं। यहाँ पे आप जो हो, नाम दे देते हैं हम अब सबको। आप हो मिस्टर डी, ये जो दुकानदार है मिस्टर सी, मैं हूं मिस्टर एस। हाँ, 1 सेकेंड रुक जाओ, 2-5 सेकेंड, फिर से बैड नेटवर्क क्वालिटी लिख के आया, 2 मिनट रुक जाते हैं। हाँ, क्या कभी बीच में एक आध लिंक कम हो जाती तो एकदम से नेटवर्क क्वालिटी कम हो जाती, तो आवाज स्ट्रेच हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ी देर रुक गए तो ज्यादा बेटर होता। थोड़े से सेकंड को ही होता है वो, तो थोड़ा से सेकंड के लिए होता है और आवाज स्ट्रेच हो जाती, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। तो अभी ठीक हो चुका है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं एरर्स तो आएंगी ही। सो देखो, सो मिस्टर डी, आप सी के पास गए, सी ने उधारी देने से मना कर दिया। आपको याद आते हैं शर्मा जी। जब भी कोई तकलीफ होती है आपको अपने लोग याद आते हैं। आपको मैं याद आया, मेरे पास आए, मेरे को बोले चलो सर, चल के वहां पे दुकान पे बोल दो कि उधारी दे दें, तो वो उधारी दे देंगे। मैं जाता हूं दुकानदार के पास, दुकानदार को बोलता हूं क्या भैया दे दो ना उधारी। वो बोलते हैं क्या शर्मा जी, ठीक है आपका नाम है, मानते हैं हम, लेकिन कल अगर पैसे नहीं दिए तो इन्होंने। मैं बोलता हूं देखो भैया आप दे दो उधारी, कल चल के जब भी पैसा लेना है आप रिकवर करने आ जाना, वो पैसा दे देंगे, और अगर नहीं दिया तो मेरे से पैसा रिकवर कर लेना। सो मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि आप चले जाना, पैसा रिकवर कर लेना, और अगर इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मेरे से पैसा ले जाना। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें मैंने गारंटी दे दिया हूं। किसको? तो एक क्रेडिटर को, इनका नाम भी लिख देते हैं, ये है क्रेडिटर, उधारी पे गुड्स देने वाला क्रेडिटर। आप उधारी पे लेके आ रहे हैं डेटर, तो आप देवाल हैं, पैसा देने के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसको हम डेटर तो बोलते हैं, बट इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर क्यों बोलते हैं ये भी बताऊंगा। और मैं जिसने वादा किया मेरे को बोलते हैं श्योरिटी। ठीक है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप इसको गारंटर बोलते हैं, बट यहां पे श्योरिटी बोलते हैं। सो यहां पे मैंने वादा कर दिया कि अगर पैसा नहीं मिलता है तो मैं पैसा चुका दूंगा। वैसे ही जैसे ही मैं पैसा चुकाऊंगा तो क्या मैं नुकसान खुद बेयर करूंगा क्या? नहीं, मैं जाके ये पैसा रिकवर कर सकता हूं आपसे। जैसे ही मैंने पैसा चुकाया मैं ये रिकवर कर सकता हूं फ्रॉम यू। सो दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गारंटी दे रहा है कि अगर पैसा नहीं मिला तो आई विल पे द अमाउंट। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब यहां पे ध्यान से देखो, गारंटी के लिए एक डेट क्रिएट होता है हमेशा। यहां पे क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर गुड्स दे रहा है उधारी पे। ठीक है, तो वो गुड्स दे रहा है, एक सेकेंड, गुड्स दे रहा है उधारी पे। सो गुड्स दिए जाएंगे आपको उधारी पे। सो यहां पे जैसे ही गुड्स दे रहा है तो यहां पे एक डेट क्रिएट हो रहा है। इस डेट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल डेट। प्रिंसिपल डेट, मुख्य एक डेट क्रिएट हुआ है। ये जो डेट है ये पे करने की जिम्मेदारी किसकी है? वैसे डी की जिम्मेदारी है। डी शुड पे दिस अमाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली डी ने पैसा लेके आया, गुड्स लेके आया, आपने गुड्स लेके आए, आप पे करोगे। हाँ, आपने नहीं पे किया ना तो मेरे से रिकवर कर सकते हैं, बट बेसिकली पहले किसके पास जाना पड़ेगा? पहले डी के पास, पहले डेटर के पास, प्रिंसिपल डेटर के पास। प्रिंसिपल डेटर के पास इसीलिए जाना है क्योंकि उसने गुड्स लाया। इसी चीज को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लायबिलिटी। The primary liability is of debtor D. So Mr. D is primarily liable. एक प्रिंसिपल डेट क्रिएट हुआ है और प्राइमरी लायबिलिटी है मिस्टर डी की। मिस्टर डी अगर पे नहीं करते हैं तो फिर लायबिलिटी आती है मिस्टर एस की। सो मिस्टर एस इज लायबल ओनली इफ डी डज नॉट पे। समझो, इन दिस केस डी डज नॉट पे। सो अगर डी पे नहीं करता है तो किससे पैसा लिया जाएगा? सो सी रिकवर्स फ्रॉम एस। मैं मना नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं मैं क्यों पैसा दूं, मैंने वादा किया था,
सो मुझे पैसा देना पड़ेगा। और एस कैन इन टर्न रिकवर फ्रॉम डी। मैं बाद में डी से रिकवरी कर सकता हूं, कल चल के मुझे पैसा वापस रिकवर करना है क्योंकि मैंने डी के लिए पे किया, सो मैं डी से रिकवरी कर सकता हूं। यहां ध्यान दो, अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है डी और एस के बीच में, क्या मैं इसको इंडेमनिटी भी बोल सकता हूं? तो यस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक इंडेमनिटी भी छुपी हुई है कि मेरा नुकसान हुआ तो तुम मुझे नुकसान की भरपाई करके दो। तो इंडेमनिटी भी है, नुकसान की भरपाई होगी। सो मैं क्लेम कर सकता हूं नुकसान की भरपाई। अब कितने लोग होते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में? सो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर 3 पीपल, 3 लोग होंगे। और 3 कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, 3 लोग 3 कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 लोग है तो कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट। 2 लोग है तो कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 2 कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, एक होता है। 2 लोग है तो एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 2 लोग के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में? 2 लोग है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता। इसकी एक कहानी थी, मैंने बताया था क्या आपको? एक कहानी है इस पे। तो ये बचपन में नहीं, अपने घर पे आते पिताजी के फ्रेंड आएंगे, वो आके आपको एक कहानी सुनाएंगे, बोलेंगे देख बेटा तेरे को एक मैं मजे की बात बताता हूँ। आप जाते हैं मस्त, चले गए, आपसे एक पजल पूछा जाएगा। देख, पहले एक अंधा आदमी पिक्चर देखने गया, उसको कितनी पिक्चर दिखी? कुछ भी नहीं, अंधा है कैसे दिखेगी। फिर एक आंख वाला गया, उसको कितनी पिक्चर दिखी? एक पिक्चर दिखी। फिर आपसे पूछते हैं अब 2 आंख वाला जाएगा तो कितनी दिखेगी? आप फट से बोलते हैं अंकल 2। तो 2 दिखती क्या? फिर वो बोलते हैं अबे तेरे को 2 दिखती क्या? फिर बोलते हैं नहीं, अरे हाँ मेरे को तो 2 आंख है, मेरे को तो एक ज दिखती। तो ऐसा है। तो ऐसा हमेशा रूल नहीं होता, एक जन है तो एक कॉन्ट्रैक्ट, 2 जन है तो 2, 3 जन है तो 3। ऐसा हमेशा रूल नहीं होता। तो यहाँ पे हाँ 3 जन है और 3 कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। ठीक है, सो पहला कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन डी एंड सी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन डी एंड सी। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन सी एंड एस। और तीसरा है बिटवीन एस एंड डी। ऐसे करके 3 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, सो एमसीक्यू वगैरह में ऐसे बकवास क्वेश्चन कभी एक आध बार आ सकते हैं। ठीक है, सो प्रिंसिपल डेट रहता है। अब यहां पे देखो, क्या श्योरिटी को भी हम डेटर बोल सकते हैं? यस, श्योरिटी इज ऑल्सो अ डेटर। मैं भी डेटर हूं, मैं भी पैसा देने के लिए जिम्मेदार हूं, बट मैं कंडीशनली लायबल हूं, मेरी लायबिलिटी सेकेंडरी है। तो ये सेकेंडरी लायबिलिटी, कंडीशनल लायबिलिटी है। प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? डेटर की। वो नहीं पे करेगा तो फिर श्योरिटी इज लायबल। सो श्योरिटी इज ऑल्सो डेटर, इसीलिए हम डी को सिर्फ डेटर नहीं बोलेंगे, प्रिंसिपल डेटर बोलेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर डी है एंड एस इज ऑल्सो अ डेटर। एस इज ऑल्सो क्रेडिटर, ही इज क्रेडिटर एज वेल, क्योंकि जैसे ही वो पे कर देगा तो ही विल बिकम अ क्रेडिटर, डी से वो रिकवर कर सकता है। सो ही इज अ डेटर एज वेल एज क्रेडिटर, बट हम इसीलिए डी को प्रिंसिपल डेटर बोलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर इसीलिए क्योंकि 2 डेटर है यहां पे। एस इज ऑल्सो अ डेटर, वो भी देने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, सो ऐसा है। अब सेकेंडरी लायबिलिटी एस की होती है। यहां पे एक और सवाल, आपने पढ़ा था कि कंसिडरेशन नहीं होता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। पढ़ा था क्या? याद है क्या किसी को ऐसा कुछ पढ़ा हुआ? कंसिडरेशन नहीं होता इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, देयर इज नो कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाला एक रूल था, उसमें आपने एक्सेप्शंस पढ़े थे। एक्सेप्शंस में देखा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है तो उसमें कंसिडरेशन नहीं होता। मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वो झूठ पढ़ा था, जिसने भी पढ़ाया आपको गलत पढ़ाया था, झूठ था वो।
मेरे तरफ मत देखो, हाँ मैंने पढ़ाया, बट उस टाइम तक के वो सही था, आपको वही पढ़ाना था, बट वो झूठ था। मैंने उस वक्त बोला भी था कि मैं यहाँ जो बता रहा हूं मैं आगे चल के आपको बोलूंगा ये गलत था। सो वो गलत है, क्योंकि यहां पे अगर कंसीडरेशन नहीं है तो ये तो वॉइड हो जाएगा। श्योरिटी को कुछ मिलता है यहां। देखो यहां पे ये तो है कि डी को गुड्स मिल रहे हैं, सी को पैसा मिलेगा, बट एस को क्या मिला? एस को मिला एक वादा। क्या अगर एस नहीं बोलता तो भी क्या सी गुड्स दे देता डी को? नहीं देता। क्यों देना पड़ा? क्योंकि एस ने बोला। कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद करो, प्रॉमिसर के बोलने पे कुछ कार्य किया गया है, इट कैन बी एन एक्ट, एक कार्य किया गया, गुड्स देना, देयर इज अ कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो जो बोलते हैं कि कंसिडरेशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, वो झूठ बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन इज अ मस्ट, अगर नहीं होगा तो इट विल बी वॉइड। सो यहां पे तीनों पार्टी साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, एस जाके बोल रहा है सी को कि गुड्स दे दो, तब दिया जा रहा है, इट इज एट द डिजायर ऑफ एस। एस के बोलने पे कार्य किया गया है, तो उसके बोलने पे कुछ कार्य किया गया, तो दैट इज वैलिड कंसिडरेशन फॉर एस। एस को कुछ नहीं मिल रहा ऐसा नहीं बोल सकते आप, एस को मिला वादा, एक वादा किया गया, एक एक्ट किया गया, एक कार्य किया गया, कुछ तो भी किया गया, ठीक है। सो एस के बोलने पे कार्य किया गया एंड हेंस देयर इज अ कंसीडरेशन। अगर थोड़ा सा फैक्ट्स चेंज करता हूं, अगर बिल्कुल सेम चीज होती तो ये डायग्राम तो एक बना लो, बट मैं आपको एक और केस बता रहा हूं थोड़े से फैक्ट्स चेंज करके। अगर सेम चीज हो रही, मिस्टर डी है, डी जाते हैं सी के पास और उधारी में गुड्स लेके आ जाते हैं, ठीक है, गुड्स लेके आ गए, यहां पे गुड्स दे दिया सी ने। अब बाद में सी को डर लग रहा है, सी को लग रहा है यार अगर डी पैसा नहीं देगा तो। सी फोन करता है डी को, बोलता है यार मुझे गारंटी भी चाहिए, तो गुड्स तो ले गए बट गारंटी चाहिए एक। सो डी बोलता है ठीक है, डी मेरे पास आता है, मेरे को बोलते हैं सर चलो ना थोड़ा बताओ, क्रेडिटर को बोल दो गारंटी चाहिए बोलते। मैं बोलता हूं हाँ हाँ गारंटी दे रहा हूं मैं, अगर डी पैसा नहीं पे करेगा तो मुझसे रिकवर कर लेना। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? ध्यान से देखो फिर से क्या चीज हो रही है, फिर से डी सी से गुड्स लेके आ रहा है उधारी में, और एस बोल रहा है कि मैं पैसा दे दूंगा अगर डी ने पैसा नहीं दिया तो। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा? क्या ये एस का जो गारंटी दिया गया है वो वैलिड रहेगा? द आंसर इज नो, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहां पे एस के बोलने पे कुछ नहीं किया गया, मेरे बोलने पे कार्य नहीं किया गया, मैंने तो यहां कुछ बोला ही नहीं, पहले ही दे चुके थे गुड्स, मेरे बोलने पे गुड्स दिए क्या? तो नहीं। सो कुछ भी मेरे बोलने पे नहीं किया तो देयर इज नो कंसिडरेशन एंड इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो ध्यान से देखो कंसिडरेशन था, मैंने बोला था मैं जब दिखाना चाहूंगा आपको तब कंसिडरेशन दिखेगा। सो अब आपको वहां कंसिडरेशन दिख रहा है क्योंकि गुड्स जो दिए गए हैं इट वाज डन एट द डिजायर ऑफ एस। सो एस के बोलने पे गुड्स दिए जा रहे हैं, एक कार्य किया जा रहा है, तो देयर इज अ कंसिडरेशन। और अगर दूसरा जो केस बताया मैंने जिसमें ऑलरेडी गुड्स दे चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी गुड्स दे चुके हैं, तो ऐसे केसेस में क्या ये वैलिड रहेगा? द आंसर इज नो। यहां एस की जो गारंटी है दैट इज नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि एस के बोलने पे ये नहीं किया गया, उसको कुछ नहीं मिला, उसके वादे के बदले उसने वादा किया कि मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन उसके वादे के बदले कुछ नहीं किया गया एंड हेंस इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, तो ध्यान रखो कंसिडरेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा कि मिस्टर डी जाते हैं सी के पास और गुड्स उधारी लेके आते हैं, 4 दिन बाद एस गारंटी देते हैं सी को
कि अगर डी ने पेमेंट नहीं किया तो मैं पेमेंट करूंगा। इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? द आंसर इज नो, बिकॉज एस को कुछ नहीं मिला बदले में। पिछले एग्जाम्पल में एस को बदले में मिला एक एक्ट, एस के बोले बिना वो काम किया ही नहीं गया होता, एस ने बोला इसीलिए वो कार्य हुआ। सो देयर शुड बी अ कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, भले ही थोड़ा कंसिडरेशन अलग होता है बट होता जरूर है। ठीक है, सो ये जो है ये वैलिड नहीं रहेगा, इट इज वॉइड एग्रीमेंट। आपको डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है क्या? मेरे यहाँ शोर हो रहा है, थोड़ा काम चालू है। सो ठीक है, चालू करते हैं, आगे थोड़ा चलते हैं, ज्यादा शोर होगा तो बंद कर देंगे। सो ऐसा है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अब इसमें आप बताएंगे क्या ये वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो फिर आंसर देना। डी है, डी जा रहा है सी के पास, सी से गुड्स लेके आ गया। अब पेमेंट करने की बात हुई थी 2 महीने बाद, डी पेमेंट नहीं करता है, पेमेंट नहीं किया। अब सी जाता है केस फाइल करने, केस वेस फाइल करने की वो बात करता है। अब डी जो है वो डर गया, डी को लग रहा है यार मेरे पास सही में पैसा नहीं है, रहता तो मैं दे देता। अब डी जाता है एस के पास और एस को बोलता है थोड़ा सर देख लो ना, वो सी को बोलो केस वेस मत फाइल करे। अब एस जाता है बोलता है अरे रहने दो ना, क्या 2 महीने टाइम दे दो इसको, 2 महीने में ये पैसा और दे देगा, अगर नहीं दिया तो मेरे से पैसा ले लेना। सो यहां पे भी डी पैसा दे देगा, नहीं तो मेरे से पैसा ले लेना। सो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रहेगा? तो क्या लगता है आपको ये वाले पर्टिकुलर केस में? यस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पे एक खास चीज मिल रही है। क्या मिल रही है इसमें एस को? फॉरबियरेंस टू स्यू, केस नहीं फाइल करने का वादा। मैं 2 महीना एक्स्ट्रा देता हूं, मैं केस फाइल नहीं कर रहा। सो एक वादा मिला, नॉट टू स्यू। कंसिडरेशन कैन बी एन एब्सटिनेंस, पूरा कंसिडरेशन आपका रिवाइज हो रहा है जो आपने पहले पढ़े थे एक जमाने में। कंसिडरेशन में भी एन एक्ट और एन एब्सटिनेंस, कुछ नहीं करना। सी इज प्रॉमिसिंग नॉट टू स्यू, आई विल नॉट फाइल अ सूट, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप दूसरे को ये नहीं बोल सकते कि तुम मेरे पे केस फाइल मत करो, बट दूसरा बोल सकता है मैं केस फाइल नहीं करूंगा। सो यहां पे सी इज फॉरबियरिंग टू स्यू, सी बोल रहा है मैं केस फाइल नहीं करता, सी ने छोड़ दिया डी को। तो ऐसे केस में 2 महीने के लिए, ऐसा नहीं हमेशा के लिए, 2 महीने के लिए छोड़ दिया और एस के बोलने पे किया गया, तो अगेन दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्योंकि डिफॉल्ट हो चुका था, सी कुड हैव फाइल्ड अ सूट एंड रिकवर्ड द अमाउंट, बट ऑन द प्रॉमिस ऑफ एस सी हैज फॉरबियर्ड टू sue. So this is a valid contract of guarantee since there is a consideration, कुछ नहीं किया जा रहा है एस के बोलने पे। ठीक है, सो कंसिडरेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। सो जैसा कि आपने पिछले साल पढ़ चुके थे, गारंटी सब झूठ था जो भी पिछले साल पढ़े थे। मैंने आपको बोला था वही चीज हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, तो अभी वो वक्त आ गया है कि जो मैंने बोला था आगे आएगा, बट वो आगे अगले साल आएगा ये भी बोला था, तो आगे आ चुका है। सो अब आपको ये गारंटी पूरा समझ में आएगा, और अब जब अपन पूरा कंप्लीट करेंगे ना इस चैप्टर को, फिर आपके कोई भी इंडेमनिटी और गारंटी से रिलेटेड पॉइंट्स बचेंगे ही नहीं, कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, सो अभी हम और आगे जाएंगे, अभी और काफी चीजें बची है इसमें। ठीक है, सो डेफिनेशन के हिसाब से अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी of a third person in case of his default, of a third person in case of his default. So I am promising to do something or to pay the amount. कई बार कोई कार्य करने की भी गारंटी हो सकती है। जैसे समझो ये व्यक्ति पेंटर है, सी की दुकान में पेंटिंग करना था, मैंने गारंटी दिया हूं कि डी बराबर पेंट करेगा दुकान की, अगर वो नहीं करता है तो मैं पेंट कर दूंगा, दिस इज ऑल्सो गारंटी, ये भी गारंटी है। बैंक से लोन लेते हैं तो वहां भी गारंटी दी जाती है। बैंक है, बैंक में व्यक्ति जाता है मुझे उधारी चाहिए, बैंक बोलता है गारंटर लेके आओ,
मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं पैसा दे दो, अगर ये पैसा वापस नहीं करेंगे तो मेरे से ले लेना। दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, कभी कभी गारंटी में एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी रखी जाती है, समझो गोल्ड रिंग। एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल। डी जाता है सी के पास, भैया मुझे गुड्स दे दो उधारी पे। सी बोलता है गुड्स दे दूंगा, लेकिन मुझे दो सिक्योरिटी चाहिए। पहली गोल्ड रिंग, अगर तुम पे नहीं करोगे तो मैं रिंग बेचूं और पैसा ले लूं। दूसरा, एक गारंटर, अगर ये दोनों मिलते हैं तो मैं तुमको उधारी दे दूंगा, उधारी पे गुड्स दे दूंगा। अब यहां पे मिस्टर डी ने गोल्ड रिंग दे दिया और एस ने वादा भी कर दिया सी को कि भाई पैसा दे दो, गुड्स दे दो, पैसा मिल जाएगा। समझो अब डिफॉल्ट होता है, डी डज नॉट पे। अब क्या होगा, एस के पास जाएगा सी, एस पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद गोल्ड रिंग सी ने देना चाहिए टू एस, इट इज हिज लायबिलिटी, सी की जिम्मेदारी है। जैसे ही पेमेंट कर दिया है एस ने, नाउ दिस गोल्ड रिंग शुड बी गिवन टू एस। ठीक है, ये एडिशनल सिक्योरिटी होती है। एक दूसरा ऑप्शन भी होता है इसके पास, सी गोल्ड रिंग बेच सकता है, गोल्ड रिंग बेच दिया, फिर बचा हुआ पैसा ही कैन रिकवर फ्रॉम एस, अगर बचता है तो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन होते हैं, आइदर और, ही कैन नॉट डू बोथ, दोनों नहीं कर सकता, दोनों में से एक, आइदर ही कैन सेल द गुड्स एंड क्लेम द अमाउंट, या फिर ही कैन क्लेम फ्रॉम द श्योरिटी एंड ही विल हैव टू हैंड ओवर द सिक्योरिटी, द रिंग, टू मिस्टर एस। ठीक है, सो ऐसा है। सो डायग्राम बना लो, दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, तो गैर आंटी मीन्स दूसरे की आंटी, गैर आंटी, अपनी आंटी होती है, दूसरे की आंटी गैर आंटी। यार ठीक है। हाँ, सो डायग्राम बना लो, या अभी का आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं समझा दिया, एक बार रीड करेंगे और फिर क्लास को विराम देंगे। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ऊपर जो भी पढ़ा वही चीज आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, अभी तक मैंने आपको सिर्फ समझा दिया। सो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड गारंटी, पहला है क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, सो ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी प्रेजेंट। सिर्फ दो इसमें डिफरेंस है, एक तो कंसीडरेशन वाला, कंसीडरेशन है पर थोड़ा अलग प्रकार से काम करता है यहां, और दूसरा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो है ये माइनर है, पिछले साल ये भी पढ़े हो आपने, अगर माइनर है, माइनर की श्योरिटी दिया है दूसरे व्यक्ति ने, तो ऐसे केसेस में अगर माइनर की गारंटी दी गई है तो ये पर्सनली लायबल हो जाता है, सिंस माइनर इज नॉट लायबल। ठीक है, तो ये एक और रूल है जो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक वैभव का क्वेश्चन है, श्योरिटी गोल्ड रिंग का पोजीशन रिटेन कर सकता है क्या अंटिल ही इज पेड बाय द प्रिंसिपल डेटर? नहीं, he cannot retain the possession once he has received the amount from surety. उसको अगर पैसा मिल चुका है then he cannot retain the gold ring. हाँ, श्री का एक और क्वेश्चन है, सर अगर गोल्ड रिंग ज्यादा में बेचा तो रिमेनिंग पैसा किसको देगा? एस। सो अगर ज्यादा में बिकी तो पैसा ओनर को मिलेगा। ओनर कौन है? प्रिंसिपल डेटर इज द ओनर ऑफ द रिंग, सो ही विल गेट द एक्सेस अमाउंट। ठीक है, सो इस पे और चर्चा करेंगे अपन, सिक्योरिटी वगैरह पे सब अपन और राइट्स और ड्यूटीज में आगे पढ़ने वाले हैं। सो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड गारंटी, फर्स्ट थिंग, सिंस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, all the essential elements of a valid contract should be present. So a contract of guarantee must satisfy all the essential elements of a valid contract. जैसे कि ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ये सब चीजें होना चाहिए। एक्सेप्शन है, दो चीजें यहां अलग है कि अगर कंसिडरेशन श्योरिटी को कुछ नहीं मिल रहा, डायरेक्टली प्रिंसिपल डेटर को मिल रहा है, दैट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन।
सो श्योरिटी को अलग से कुछ कैश मिलते हुए, कुछ पैसा मिलते हुए नहीं दिखेगा आपको। जो कार्य किया गया बाय द क्रेडिटर, दैट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। एंड दूसरा है, अगर प्रिंसिपल डेटर इनकॉम्पिटेंट है, फॉर एग्जांपल माइनर, तो ऐसे केसेस में गारंटी फिर भी वैलिड होती है। तो आपका रूल क्या था कि गारंटी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता अगर वो माइनर के साथ है, बट अगर ये माइनर है और श्योरिटी मेजर है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ठीक है, सो देखेंगे ये भी डिटेल में, काफी डिटेल में देखेंगे। लिखा ही है, वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ माइनर श्योरिटी इन डिटेल, माइनर एज श्योरिटी इन डिटेल इन द सक्सीडिंग टॉपिक्स। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसा हो सकता है? लिखित रूप में भी हो सकता है, या ओरली भी मैंने गारंटी दिया तो दैट इज परफेक्टली वैलिड गारंटी। मैंने बस ऐसे बोल दिया, हाँ हाँ गुड्स दे दो, मैं पैसा दे दूंगा अगर इन्होंने नहीं दिया तो, दिस इज ऑल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो इट मे बी आइदर ओरल और इन राइटिंग। इंग्लिश लॉ में इट शुड बी इन राइटिंग। इंग्लिश लॉ कंपल्सरी बोलता है कि इंग्लिश लॉ में लिखित रूप में होना चाहिए। Parties to guarantee, there are three parties. The first is creditor, second principal debtor, third surety. All the parties must join the contract. तीनों पार्टी ने ज्वाइन करना चाहिए। एक बाद में ज्वाइन करेगी तो इट विल नॉट बी वैलिड, जैसा कि मैंने बताया आपको। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट, देयर मस्ट बी अ प्रिंसिपल डेट। एक प्रिंसिपल डेट रहेगा ही जिसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। उधारी है तभी तो गारंटी है। So there will be a principal debt. The existence of the principal debt due by the debtor to the creditor. Debtor is liable to pay. For the payment of which guarantee is to be given is necessary. If there is no principal debt due, then there will be no valid guarantee. Liability of principal debtor. जैसा कि मैंने बताया, principal debtor की liability होती है primary. So in a contract of guarantee, the primary liability is that of the principal debtor. The liability of surety arises only when the principal debtor makes a default. Therefore, the liability of the surety is secondary. Secondary liability of the surety. Principal debtor की liability है to indemnify the surety. So, liability of principal debtor to indemnify the surety. In every contract of guarantee, हर contract of guarantee में एक indemnity छुपी होती है कि श्योरिटी इंडेमनिटी क्लेम कर सकता है फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, सो इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस। इम्प्लाइड बोलना नहीं पड़ता है, बोला नहीं तो भी डेटर से रिकवरी की जा सकती है बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी, एंड द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but no sums which he had paid wrongfully. But no sums which he had paid wrongfully. अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। सेम चीज, एक और एग्जांपल देखेंगे। सेम एग्जांपल, प्रिंसिपल डेटर है, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के पास जाता है, उधारी लेके आया, गुड्स लेके आया, कितने रुपए के? तो समझो गुड्स है 1 लाख के, 1 लाख के गुड्स हैं। श्योरिटी ज्वाइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में, श्योरिटी ने बोला था गुड्स दे दो और अगर ये पैसा नहीं देंगे तो मैं पैसा दे दूंगा। 1 लाख रुपए की गारंटी दिया है श्योरिटी ने, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। कुछ टाइम बाद सी जाता है रिकवरी करने और सी को डी पैसा देता है, लेकिन कितना देता है? सिर्फ 40,000, 40,000 पे कर दिया। अब सी क्या करेगा? क्योंकि बाकी पैसा नहीं मिला, सो सी विल क्लेम फ्रॉम एस। अब एस को पता नहीं था और एस ने पे कर दिया पूरा 1 लाख रुपया। इंडेमनिटी कितने की क्लेम कर सकता है एस? एस डी से कितना पैसा क्लेम कर सकता है? ओनली 60,000, क्योंकि दैट वाज द राइटफुल लायबिलिटी। सिर्फ 60,000 की लायबिलिटी बची थी, सो प्रिंसिपल डेट अब सिर्फ 60,000 का बचा था, तो ओनली 60,000 कैन बी क्लेम्ड एज इंडेमनिटी। और बाकी 40,000 क्या हुआ? क्या वो डूब गया? द आंसर इज नो। बाकी 40,000 ही कैन क्लेम फ्रॉम द
क्रेडिटर, मनी पेड बाय मिस्टेक, मिस्टेक से, गलती से एस ने ज्यादा पेमेंट कर दिया, एस कैन क्लेम द एक्सेस, ठीक है। सो ऐसा है, सो यहां पे सी विल रीपे 40,000 एंड 60,000 की ही इंडेमनिटी क्रिएट होती है। सो वही चीज बताइए, विच ही हैज राइटफुली पेड, राइटफुली ही हैज पेड ओनली 60,000, क्योंकि सी को कितना अधिकार था, सिर्फ 60,000 का बचा है, 1 लाख में से 40,000 ऑलरेडी पेड है, बचा कितना 60,000 का, तो एस ने 60 पे करना चाहिए था, बट इफ ही पेज 1 लाख then also he can claim only 60,000 from the debtor, indemnity 60,000 की होगी, और 40,000 he can recover from C on the basis of quasi contract, section number 72 of the Indian Contract Act, ठीक है। सो ऐसा है, सो वही चीज बोला है राइटफुल। केस स्टडी के रूप के क्वेश्चंस आएंगे आपको इस चैप्टर पे। तो आगे वही दिया है इलस्ट्रेशन, B is indebted to C, so B उधारी में डूबा हुआ है, so B will become the principal debtor and C is the creditor and A is the surety for the debt, A is surety. On refusal by B to pay the amount, C demands payment from A, and on his refusal sues him for the amount. A is compelled to pay the amount of debt with cost, इसको पूरा debt pay करना पड़ा, so A can recover it from B, A will be able to recover it from B, ठीक है। कौन कौन सी चीज वो क्लेम कर सकता है, he can recover the amount paid by him for cost as well as the principal debt, जो खर्चा हुआ है, समझो केस वगैरह फाइल करना है, that can also be claimed, ठीक है, नोटिस भेजना है, that can also be claimed, क्योंकि खर्चा हुआ है ड्यू टू डिफॉल्ट, that can also be claimed, वो भी देखेंगे अपन। Then again an important topic, consideration. So in a contract of guarantee, the consideration received by the principal debtor is taken to be sufficient consideration for surety. जो डेटर को मिल गया प्रिंसिपल डेटर को, दैट इज सफिशिएंट फॉर श्योरिटी एज वेल, श्योरिटी को उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मिलते हुए नहीं दिखेगा, जो मिल चुका है प्रिंसिपल डेटर को, जो वादा किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एस प्रॉमिस, एस के प्रॉमिस पे, श्योरिटी के प्रॉमिस पे कुछ कार्य किया गया, दैट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। Anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. इलस्ट्रेशन है, एक एक करके देखते हैं, डायग्राम्स बनाते जाओ शुरुआत में, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, इन द एग्जाम ऑल्सो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट, सो बी ने रिक्वेस्ट किया टू ए, रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट, A agrees to do so provided C will guarantee the payment of the price of goods. C ने अगर बोला तो मैं goods दे दूंगा, बोलता है वो। So the C promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the goods. This is sufficient consideration for C's promise. So C के लिए ये जो कार्य किया गया है that will be the sufficient consideration. Simple है। बी का सेकेंड एक और क्वेश्चन है, ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, ए ने गुड्स दे दिया बी को, मैं अभी फिलहाल प्लेस चेंज नहीं करता, ए ने गुड्स दिया बी को, सी आफ्टरवर्ड्स बाद में रिक्वेस्ट ए टू फॉरबियर टू स्यू बी फॉर द डेट फॉर अ ईयर, डिफॉल्ट हुआ, ए केस फाइल करने जा रहा था, लेकिन सी रिक्वेस्ट करता है ए को कि तुम केस फाइल मत करो, फॉरबियर टू स्यू, और एंड प्रोमिसेस दैट इफ ही डज सो, अगर तुम केस फाइल नहीं करोगे और वो पैसा नहीं देगा तो मैं पैसा दे दूंगा, सी विल पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय बी, ए एग्रीज टू फॉरबियर एज रिक्वेस्टेड, ए ने एग्री किया, ठीक है मैं केस फाइल नहीं करता, दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस, ठीक है, सिंपल। और थर्ड वाला, A sells and delivers goods to B, C afterwards बाद में again without consideration agrees to pay for them in default by B, वो बोलता है ठीक है ये पे नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, this is not a valid contract,
This is a void agreement since there is no consideration. So at the time of delivering goods, contract was between A and B. हर पार्टी का ज्वाइन होना भी जरूरी है, जैसा कि ऊपर मैंने रेड में लिखा हूं, अंडरलाइन भी किया हूं, ऑल द पार्टीज मस्ट ज्वाइन, पहली चीज। और दूसरी चीज, सी ने बाद में गारंटी दिया, उसके बोलने पे कुछ बदले में उसको प्राप्त नहीं हो रहा, ना वादा हो रहा, ना कुछ गुड्स मिल रहा है, ना कुछ पैसे मिल रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। सो इसीलिए इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद को घर पे एक बार देखना है, बिल्कुल सिमिलर है, तो आप एक बार वो देख लेंगे। और आखिरी पॉइंट है मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट अफेक्टिंग द गारंटी। ये वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट का क्या मतलब है। तो अगर क्रेडिटर कुछ चीज छुपाता है तो ऐसे केसेस में श्योरिटी फिर लायबल नहीं होता। कोई भी मटेरियल फैक्ट छुपाया, कोई भी चीज छुपाई है, जैसे समझो यहां पे सी और डी की रेगुलर डीलिंग चलती है, डी ने उधारी नहीं चुकाया, पुरानी उधारी है जो अभी तक के बची हुई है, और इसीलिए सी बोलता है जाओ एक गारंटर लेके आओ फिर मैं गुड्स दूंगा। अब एस आता है, एस जाके बोलता है हाँ गुड्स दे दो मैं पैसा दे दूंगा। यहां पे सी की जिम्मेदारी होती है टू इन्फॉर्म एस कि देखो भाई तुम यहां पे गारंटी तो दे रहे हो पर मिस्टर डी ने पुराने 2 साल से पैसे नहीं दिया है, इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। सी शुड इन्फॉर्म एवरी फैक्ट, एवरी मटेरियल फैक्ट टू एस। अगर कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा, गलती से भी नहीं बताया या कंसीलमेंट हो रहा, कोई चीज छुपाई गई है, देन इट विल नॉट बी अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहां पे फिर एस विल नॉट बी लायबल। पिछले साल भी डिफॉल्ट कर चुका था डी ने, तो सी शुड इन्फॉर्म दिस टू एस। सो ये पॉइंट है आखिरी, जो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। सो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट अफेक्टिंग द गारंटी। a guarantee obtained by way of misrepresentation or concealment, misrepresentation या concealment of material fact is invalid। अगर ये मटेरियल कोई फैक्ट नहीं बताया गया है तो इट इज इनवैलिड। यहां पे इवन नॉन डिस्क्लोजर इज फ्रॉड, नॉन डिस्क्लोजर भी वैलिड नहीं मानते, ठीक है। तो नॉन डिस्क्लोजर भी, क्योंकि साइलेंट रहना वैसे फ्रॉड नहीं होता, बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, फेथ पे डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है। भरोसा होता है तभी गारंटी देते हैं हम। आप अगर लोन ले रहे हैं तो मैं तभी गारंटी दूंगा जब मुझे भरोसा है कि आप रीपे करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा ना, लोग बोलते गारंटी तो कभी देना ही नहीं चाहिए। सो बैंक में जब भी गारंटी देते हैं तो जनरली बहुत क्लोज व्यक्ति गारंटी देता है, या फिर बहुत अच्छा फ्रेंड है या कोई घर का मेंबर है तो वो लोग गारंटी देते हैं। बाहर वालों की गारंटी जनरली नहीं देते। जैसे मैं किसकी गारंटी दूंगा, बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड है उसकी गारंटी दूंगा, या कोई फैमिली मेंबर है उसकी गारंटी दूंगा। सो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी क्लोज व्यक्ति के ऊपर ही हम, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, जिसके साथ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, उसकी गारंटी दी जाती है। और इसीलिए यहाँ पे फिर अगर नहीं बताया, नॉन डिस्क्लोजर, इट ऑल्सो अमाउंट्स टू फ्रॉड, ठीक है। सो ऐसा है। क्लासिफिकेशन, अभी खैर टाइम हो चुका है लगभग, वैसे 3-4 मिनट है, तो चलो इतना सा देख लेते क्लासिफिकेशन, और डिफरेंस बिटवीन अगले इसमें देखेंगे, 3 मिनट है अपने पास। सो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, 3 टाइप्स हैं। पहला जो हमने नॉर्मल पढ़ा, पेमेंट फॉर द पेमेंट टू द क्रेडिटर ऑफ, और होना, और दिया है वहां, और के बदले बाय होना चाहिए, बाय द प्रिंसिपल डेटर, ऑफ होना चाहिए, ऑफ बाय नहीं, ऑफ द प्रिंसिपल डेटर बाय द गारंटर, पेमेंट टू द क्रेडिटर ऑफ द प्रिंसिपल डेटर बाय द गारंटर। इन्हें प्रिंसिपल डेटर का जो ये था, पैसा था, वो गारंटर पे करेगा, ठीक है। गारंटर हम यहाँ बोल रहे हैं बट अल्टीमेटली उसको हम श्योरिटी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो जो अपन ने नॉर्मल केस देखा वो, ठीक है। कोई भी जो पैसा उधारी लेके गया है उसकी गारंटी ले रहे हैं, जैसे बैंक का हो गया, तो बैंक का एग्जांपल आप यहाँ याद रख सकते हैं। फिर फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसा हमने ऊपर जो डायग्राम बनाया गुड्स के लिए,
गुड्स ले गया और उसका पैसा देना बचा है। तीसरी जो होती है ये एक अलग है, पहले दो तो सिंपल है। फिडिलिटी गारंटी बोलते हैं। फिडिलिटी का मतलब होता है किसी के कंडक्ट की गारंटी देना। जैसे समझो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। एक व्यक्ति को जॉब चाहिए था। मैंने बोला ठीक है कैप्स लर्निंग में तुमको जॉब देंगे, लेकिन कैप्स लर्निंग जो है कंपनी बोलती है इसकी गारंटी दो। मैं बोलता हूं हाँ ये बराबर काम करेगा, अगर नहीं किया और नुकसान होगा तो आई विल कॉम्पेंसेट। अगर उसने काम प्रॉपर नहीं किया तो मैं करवा के दूंगा या मैं पैसा दे दूंगा। तो ऐसे केस में इट इज अ गारंटी ऑफ अ कंडक्ट। जैसे अकाउंटेंट है, मैं बोलता हूं ये अकाउंटिंग प्रॉपर करके दे देगा। दिस इज द गारंटी ऑफ अ कंडक्ट कि ये व्यक्ति बराबर कार्य करेगा। इसको हम बोलते हैं फिडिलिटी गारंटी। तो वही है द फॉर द गुड कंडक्ट और ऑनेस्टी ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर ऑफिस, दिस इज कॉल्ड एज फिडिलिटी गारंटी। फिडिलिटी का मतलब है फेथफुलनेस टू ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज। गारंटी कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज सिंपल गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। ये डिटेल में आगे देखेंगे। सिंपल गारंटी का मतलब है एक ही डेट के लिए गारंटी दिया है, दैट इज अ सिंपल गारंटी। जैसे कि आप उधारी लेने गए, आपने मेरे को बोला गारंटी दो, मैंने गारंटी दे दिया फॉर दैट पर्टिकुलर डेट, दिस इज अ सिंपल गारंटी। कभी कभी एक कंटिन्यूइंग गारंटी होती है। जैसे मैं दुकानदार को बोल रहा हूं साल भर में जितने भी गुड्स दोगे आप वो सबका ये पेमेंट करेंगे, जितने भी अभी लेके जा रहे हैं 1 महीने बाद ले जाएंगे वो भी, 1 डेढ़ महीने बाद और ले गए उसका भी, सबका ये पेमेंट करेंगे, और नहीं किए तो मैं पेमेंट करूंगा। तो ये कंटिन्यू हो रही है। इट इज नॉट फॉर दैट ओनली सिंगल ट्रांजेक्शन, इट इज फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। सो आज गुड्स लाओगे उसकी भी गारंटी, उसके बाद वाले गुड्स की भी, उसके बाद वाले भी, साल भर जितने भी गुड्स लेके जाओगे सबकी गारंटी है। दिस इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है। सो इसके ऊपर और चर्चा हम करेंगे, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है और ये कैसे क्या वैलिड होती है, कैसे क्या इसको रिवोक किया जा सकता है, ये सब अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। सो यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देन अगली क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी का डिफरेंस बिटवीन देख लेंगे, और कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में जो और चर्चा करना बचा है वो अपन अगली क्लास में करेंगे, और 3-4 दिन में अपना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट मीन्स कंडक्ट की गारंटी देना, फिडिलिटी गारंटी। जैसे कि मैंने किसी के कंडक्ट की गारंटी दिया, आपको जॉब चाहिए था, मेरा एक पहचान का क्लाइंट है, वो क्लाइंट को मैंने बोला कि ये है मेरे स्टूडेंट है, इनको जॉब चाहिए, इनको दे दो। क्लाइंट मेरे को बोलता है शर्मा जी लेकिन ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो मैंने बोला अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं जिम्मेदार रहूंगा, मैं देख लूंगा। दिस इज कॉल्ड एज फिडिलिटी गारंटी। जब मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम गड़बड़ नहीं करोगे और अगर किया तो मैं पैसा दे दूंगा, दिस इज कॉल्ड एज फिडिलिटी गारंटी। हाँ, और कोई डाउट? हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक केस स्टडी का क्वेश्चन है पिछले चैप्टर का। हाँ बोलो। सर पेज नंबर 1.31 पे हम्म थर्ड केस स्टडी में हम्म वहां पे बोला है कि द पॉनी कैन एक्सरसाइज ऑल द राइट विद द पॉनर कुड एक्सरसाइज इन द रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स इफ द गुड्स और डैमेज कैसे आएगा सर? और सम थर्ड पार्टी डिप्राइज ऑफ सच गुड्स देखे हैं, गुड्स डैमेज हुए तो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या, राइट? कौन सा है एक बार फिर से बताओ। थर्ड केस स्टडी। चैप्टर नंबर 2 है या क्वेश्चन आंसर्स बोल रहे हैं आप? क्वेश्चन बैंक है कि बुक है? क्वेश्चन बैंक सर। क्वेश्चन बैंक ना, हाँ। तो क्वेश्चन बैंक का थर्ड केस ये वाला, रवि वाला। हाँ हाँ, हाँ सर। क्या प्रॉब्लम है सर? फोर्थ लाइन में हम्म इफ द गुड्स और डैमेज, हाँ, गुड्स आर डैमेज, ये एक्चुअली भी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्यों ऐसा? तो गुड्स अगर डैमेज हो गए तो पैसा मिलेगा ना, किसकी गलती से वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि रेलवे फेल टू डिलीवर इट एट द डेस्टिनेशन, रेलवे के कारण हुआ वो, रेलवे की गलती के कारण गुम गए, तो वहां पे फिर अपन क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वहां रीजनेबल केयर नहीं किया गया। सर ये उस केस में डिसाइड हुआ है
मॉर्वी मर्केंटाइल का केस है इसका, नहीं दिखा है इसका केस है मॉर्वी मर्केंटाइल, ये वाला। सर। और 12th केस स्टडी में हाँ सर इसमें ये जो सेकंड आंसर है, आंसर विल रिमेन सेम, वो नहीं समझ में आया सर। सेम रहेगा ना, क्या क्वेश्चन पूछा है आपको? क्या आपका आंसर बदल जाएगा? अगर ऐसा लिखा था उसने कि रिपेयर आपकी जिम्मेदारी पे किया जा रहा है, तो नहीं बदलेगा। पहले भी रिपेयर उनकी जिम्मेदारी पे था, ओनर की जिम्मेदारी पे, और वो लिख भी दिया तो भी वही रहेगा, नहीं लिखा तो भी वही रहने वाला है। ओके हाँ और कोई डाउट? थैंक यू सर। हाँ वेलकम। और कोई डाउट? नहीं तो आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करेंगे। 14th को आपको छुट्टी रहेगी, संक्रांत की। पतंग उड़ाना, थोड़ा एंजॉय करो। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास हम आगे का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।